कल का टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। कल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट किया था। अगर एक बॉडी को आप इस तरह से अपवर्ड थ्रो कर ले कि वो ग्राउंड के साथ एक एंगल बनाए, इस तरह से एक एंगल थीटा बनाए और एट अ टाइम उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हों, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करें, तो इस बॉडी के मोशन को हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस, या हम इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने पहली बात ये डिस्कस की थी कि थ्रू आउट इट्स फ्लाइट इसका वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, लिहाजा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम होगी, एट एक्सट्रीम हाइट वेलोसिटी 0 होगी, नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती जाती है। लिहाजा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरिएबल है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ऊपर जाते हुए आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन माइनस जी, नीचे आते हुए आप एक्सेलरेशन लिखेंगे प्लस जी। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी और प्लस जी से शो होंगे, जबकि ए एक्स कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू वी एक्स इक्वल टू वी आई कॉस थीटा है, सिर्फ इक्वेशन ही देखें। वर्टिकल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिराइव किया वी आई कॉस थीटा टी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई, जैसे ये बॉडी मैक्सिमम हाइट से नीचे आती है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। कैसे कम होगा, अब आप देख ले इस डायग्राम में, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, ये कम होता जा रहा है, कम हो रहा है, मजीद कम हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मजीद कम होगा, मजीद कम होगा। जब ये ग्राउंड को बॉडी स्ट्राइक करेगी तब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कम होते होते उस वक्त 0 हो जाता है जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। तो पॉइंट देखिए इस तरह से आपने याद रखना है, वर्टिकल वेलोसिटी बल्कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट decreases and becomes 0 as body touches the ground, as body strikes the ground. The vertical displacement y decreases and becomes 0 when body strikes the ground. Next we discussed total time taken to reach maximum height, it is vi sin theta upon g. Total time of flight 2vi sin theta upon g. Maximum height reached vi square sin square theta upon 2g. Next है horizontal range, horizontal range, रेंज देखिए इसे कहते हैं, इनिशियल डायग्राम को आप कंसिडर कर लें, ये है इनिशियल डायग्राम, इसमें ये होगी रेंज जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टोटल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हम इसे रेंज से शो करते हैं। रेंज की पहले इक्वेशन देखते हैं, रेंज ही से सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं एंट्री टेस्ट में। रेंज की इक्वेशन रेंज की इक्वेशन है वी आई स्क्वायर साइन
2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज की इक्वेशन है। रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी when the body is thrown at an angle of 45. सो याद रखें, रेंज is maximum at angle of 45. अब अगर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफरेंट रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, कौन सा रॉकेट ज़्यादा दूर गिरेगा, विच रॉकेट रीचेज द फारदेस्ट पॉइंट या स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द फारदेस्ट पॉइंट। तो अगर ऑप्शंस ये दिए हैं 35, 45, 50, 75, तो जिस रॉकेट को 45 के एंगल पर आपने थ्रो किया है वो सबसे ज़्यादा दूर स्ट्राइक करेगा, ये ऑप्शन होगा। सो सवाल देखिए बन सकता है कि डिफरेंट rockets are fired at a time at different angles at what angle shall range be maximum, at what angle shall range be maximum at an angle of 45। इससे रिलेटेड एक और सवाल इस तरह से बन सकता है, सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्डिंग्स, बस आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है। A batsman is playing in the ground. At what angle are there maximum chances of the ball crossing the boundary? At what angle are there maximum chances for ball to cross the boundary if batsman is playing aggressively or he follows aerial routes? So किस एंगल पर 6 होने के चांसेस यानी बाउंड्री क्रॉस करने के चांसेस ज़्यादा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 25 के एंगल पर, 45 के एंगल पर, 30 के एंगल पर, 60 के एंगल पर, 90 के एंगल पर। अगेन 45 के एंगल पर बॉल सबसे ज़्यादा दूर स्ट्राइक करेगा, तो मैक्सिमम चांसेस 6 होने के 45 के एंगल पर ही है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि किन एंगल्स पर रेंज बिल्कुल सेम आ सकता है। वो सारे एंगल्स जिनको ऐड करके आंसर 90 आता है उन पर रेंज सेम होगी। सो रेंज इज सेम for angles whose sum is equal to 90। ये पॉइंट अभी क्लियर होगा आपको, क्योंकि अगर हम एक बॉल थ्रो कर ले 30 के एंगल पर, ये बॉल थ्रो किया 30 के एंगल पर, ये इसकी रेंज है। इसी बॉल को आप थ्रो कर ले 60 के एंगल पर, 60 के एंगल पर हाइट बढ़ जाएगी, रेंज सेम होगी। तो 30 और 60 की रेंज सेम है, 30 + 60 सम इज इक्वल टू 90। एक और केस, एक बॉल थ्रो करते 15 के एंगल पर, ये बॉल थ्रो किया 15 के एंगल पर। एक बॉल स्ट्राइक करते हैं 75 के एंगल पर। अब देखते हैं 75 के एंगल पर आंसर क्या आएगा। हाइट ज़्यादा है, आपने 75 के एंगल पर थ्रो किया, रेंज किसके इक्वल आ रही है? 15। वाई 15 के इक्वल क्यों आ रही है?
आप देख ले 15 + 75, द आंसर इज 90, द आंसर इज 90। तो जिन एंगल्स का सम 90 के इक्वल होगा उनका रेंज सेम होगा। रेंज मींस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने याद किया। अब अगर हम इसी को देखें, किस एंगल पर कैच होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? एट व्हाट एंगल is a batsman more likely to be caught? More likely to be caught. ऑप्शंस देखते हैं, ABCDE। 15 के एंगल पर, 60 के एंगल पर, 75 के एंगल पर, 45 के एंगल पर, 90 के एंगल पर, किस एंगल पर कैच होने के चांसेस ज़्यादा हैं? 15 के एंगल पर सबसे ईजीएस्ट कैच होगा। बॉल करीब भी स्ट्राइक कर, हाइट भी ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे एंगल्स पर हाइट ज़्यादा होगी। 15 के एंगल पर जब बैट्समैन बॉल हिट करेगा तो कैच होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रेंज इज 0 एट 2 एंगल्स। रेंज इज 0 एट 0 डिग्री एंड एट 90 डिग्री। 0 के एंगल पर रेंज 0 क्यों होगा, 90 पर 0 क्यों होगा? देखिए 0 के एंगल पर अगर बॉल स्ट्राइक करे, ये मोशन इन वन डायमेंशन है, इसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं कंसिडर करते। 90 के एंगल पर बॉल थ्रो कर लें, ये अगेन मोशन इन वन डायमेंशन है, इसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन टू डायमेंशन कंसिडर नहीं करते, तो लिहाजा इन दो एंगल्स पर रेंज 0 कंसिडर होगा। तो आपने समरी क्या याद रखनी है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज कहते हैं। 45 के एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है। 30 और 60 की रेंज सेम, 15 और 75 की रेंज सेम। 0 और 90 के एंगल्स पर रेंज 0 कंसिडर होगी। इस चैप्टर में लास्ट एक दो डेफिनेशंस हैं। तो व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल? आजकल जो मिसाइल्स यूज होते हैं वो कहलाते हैं गाइडेड मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स। उन मिसाइल में मुसलसल फ्यूल या एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सोर्स मौजूद होता है और उसे आप तो रिमोट कंट्रोल से गाइड करते हैं या कंप्यूटर से गाइड करते हैं, किसी डिवाइस से आप उनको गाइड करते हैं, तो लिहाजा वो एग्जैक्ट एक ख़ास पाथ फॉलो करते हुए टारगेट को हिट करते हैं। ये सारे ड्रोन अटैक्स उसी बुनियाद पर होते हैं। मगर बैलिस्टिक मिसाइल वो होगा जिसको आपने बस फायर किया, मजीद आप उसको गाइड नहीं कर रहे, वो जहाँ गिरा गिरा। तो एक ऐसा मिसाइल जिसे आप मजीद ना पावर सप्लाई कर रहे हैं ना मजीद गाइड कर रहे हैं, इस तरह से अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल कहलाता है बैलिस्टिक मिसाइल। सो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगा? एन अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल के फ्लाइट को हम कहते हैं बैलिस्टिक फ्लाइट। बैलिस्टिक फ्लाइट मिसाइल के फ्लाई करने को, फ्लाइट इज नाउन फॉर फ्लाई, सो द फ्लाइट ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल। जो इसकी दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं गाइडेड मिसाइल। A missile that is continuously powered and guided is known as guided missile, and that is more accurate. It hits the target exactly. A missile
that is continuously powered and guided. Is guided missile. अब बुक में केस ये दिया है कि अगर आप ज़मीन को इस तरह फ्लैट कंसिडर कर लें, ये ज़मीन जिस तरह से हमें दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देती है, तब आपको किसी मिसाइल का पाथ ये शो होगा। ये आपने मिसाइल फायर किया तो इसका पाथ ये होगा। इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ, इसे कहते हैं पैराबोलिक पाथ। अगर आप ज़मीन को सर्कुलर कंसिडर कर लें, अब इसी मिसाइल को आप यहाँ से सपोज फायर कर रहे हैं, इस पॉइंट से फायर कर रहे हैं और ये इसी तरह से जाकर यहाँ पर स्ट्राइक करें। अब ये पाथ जो है, इस पाथ को हम कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। एक अंडे की शेप बन रही है, अगर आप देखें ओवल शेप या एग शेप को हम एलिप्टिकल कहते हैं। सो अब पाथ क्या बन जाएगा, अब इसे आप कहेंगे एलिप्टिकल पाथ। तो बुक में आपको स्टेटमेंट ये मिलेगी कि इफ अर्थ इज कंसिडर्ड फ्लैट, पाथ इज पैराबोलिक। इफ अर्थ इज कंसिडर्ड स्फेरिकल, पाथ सीम्स टू बी एलिप्टिकल पाथ। तो जहाँ पर नोट्स में आपको ये स्टेटमेंट दिखाई दे, वहाँ पर आपने उसके साथ ये डायग्राम्स ड्रॉ करने ताकि आपको ये दो पाथ्स क्लियर हो। एक और केस ये दिया है बुक के एंड में कि अगर हम किसी रॉकेट को, किसी शेल को, किसी बम को थ्रो करते हैं और हम समझते हैं कि इसने यहाँ पर स्ट्राइक करना है, ये इसका आइडियल पाथ होगा। जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसे स्ट्राइक करना चाहिए, उस पाथ को हम कहते हैं आइडियल पाथ। मगर मोस्टली हम देखते हैं कि बम्स, मिसाइल्स वगैरह उस आइडियल पाथ की बजाय थोड़ा करीब गिरते हैं, उनका एक्चुअल पाथ शॉर्टर होता है। तो जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें गिरना चाहिए, वह गिरने की बजाय वो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ आइडियल पाथ गिरते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एयर रेजिस्टेंस, हवा की फ्रिक्शन की वजह से बॉडीज हवा में फ्लाई करते हुए अपने एग्जैक्ट टारगेट को हिट नहीं करते, दे फॉल स्लाइटली शॉर्टर ऑफ द आइडियल पाथ। सो एक्चुअल path is shorter than ideal path because of air resistance. एक और डायग्राम आपको इस चैप्टर के एंड में मिलेगा। इंटरेस्टिंगली वो बता रहे कि एक बॉल ए और एक बॉल बी है। ए स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, ये पाथ। बी थोड़ा सा लॉन्गर पाथ फॉलो कर रहा है, ये। Which one strikes the ground earlier? अब होना तो ये चाहिए कि A must strike the ground earlier, पाथ इसका शॉर्टर है। B का पाथ लॉन्गर है, it must strike the ground later. बट एक्चुअली होता क्या है, उन्होंने लिखा है कि both balls strike the ground simultaneously. क्या रीजन हो सकता है? Both A and B strike the ground simultaneously. इसका रीजन ये है, मैं भी लिखवा भी लेता हूँ कि A को आप सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं, A को आप ड्रॉप कर रहे हैं, इट इज ओनली ड्रॉप्ड, बट B इज गिवन सम इनिशियल पुश। आप B को थोड़ा पुश दे रहे हैं ताकि वो इस पाथ को फॉलो करे। क्योंकि आप B को एक एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पुश है वो इसके लॉन्गर पाथ को कंपनसेट कर रहा है, कवर कर रहा है। A is only dropped, B is given some initial velocity or initial push that covers the longer path. तो ये एक्सप्लेनेशन इसकी बनेगी कि both A and B strike the ground simultaneously. Both A and B
strike the ground simultaneously. रीजन देखिए ये है बिकॉज A is only dropped and B is given some initial push to cover its longer path. To cover its longer path. तो ये था चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि अभी हमने कवर कर लिया है. इसी को आज आप रिवाइज कर ले. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अपलोड द स्लाइड्स यस्टरडे, तो आई विल बी अपलोडिंग टुडे इंशाल्लाह. अब एक ब्रेक के बाद हम केमिस्ट्री 1 स्टार्ट करते हैं.